लास्ट पार्ट के एंड पे हमने देखा था कि एंग और उसके फ्रेंड्स फाइनली एक ए रैंक सिटी में एंटर कर चुके थे और सब लोग थोड़े रिलैक्स मूड में थे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ उनका सामना एक ऐसे कुमाक से होने वाला है जो आगे चलकर पूरा सीन ही पलट देगा। दरअसल होता यह है कि एंग और उसके फ्रेंड्स जिस होटल में रुकते हैं उसी होटल में एक नोटोरियस कैप्टन भी ऑलरेडी मौजूद होता है जिसका नाम बक होता है। और वाकई में ये बंदा लड़कियों के मामले में काफी ज्यादा बदनाम होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्विनो और शीतलो हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहे होते हैं तभी बक की नजर अचानक से इन दोनों पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसका इंटरेस्ट तुरंत जाग जाता है। साथ ही वो अपने स्क्वाड के मेंबर्स को बताता है कि उसके सामने खड़े ये दोनों बिल्कुल टॉप टियर हैं और उसने अपनी पूरी कैप्टन लाइफ में इतने शानदार लोग पहले कभी नहीं देखे। जिसके बाद उसके साथी भी अग्री कर लेते हैं और बोलते हैं कि आज रात तो फुल एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके पास करने को और कुछ है नहीं। अचानक से बक के तीन टौहान स्विनो और शीतलो के पास आते हैं और उनका रास्ता रोककर उनकी ब्यूटी की तारीफ शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर दोनों वहीं रुक जाते हैं। यहीं पर शीतलो को तुरंत फील हो जाता है कि इन तीनों की इंटेंशंस बिल्कुल भी सही नहीं है और इसलिए उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो इनडायरेक्टली पूछती है कि इन तीनों को उनसे क्या काम है, क्योंकि ना तो वो उन्हें जानती है और ना ही बात करने में कोई इंटरेस्ट रखती है। हालांकि स्विनो थोड़ा कूल रहकर मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या इन लोगों को लगता है कि वो उन्हें जानता है, क्योंकि उन दोनों का इस सिटी में कोई पहचान वाला नहीं है। और वाकई में वो अभी तक समझ नहीं पा रहा होता कि ये कुमार्क्स चाहते क्या हैं। तभी बक खुद आगे आता है और हंसते हुए बताता है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। साथ ही वो अपना इंट्रो देता है कि वो इस सिटी का कैप्टन बक है और एक थिन कॉप्स वॉरियर भी है। इतना कहने के बाद बक और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और उन दोनों को अपनी स्क्वाड के साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि दोनों ने उसका फुल अटेंशन ले लिया होता है और उसके हिसाब से आज रात बात होना तो पक्का है। सच में बक को पूरा भरोसा होता है कि इस सिटी में कोई भी लड़की या नया चेहरा उसके स्टेटस को सुनने के बाद मना नहीं करता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमेशा यही रहा होता है। उसके लिए ये सब केक खाने जैसा इजी होता है और वो समझ लेता है कि स्विनो और शीतलो भी बाकी लोगों जैसे ही होंगे। लेकिन तभी शीतलो बिल्कुल सीरियस टोन में इनडायरेक्टली बोलती है कि कैप्टन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ थिन लेवल पर है और फिर भी हाई लेवल जैसा बिहेव कर रहा है, जिसे देखकर उसे बस एक पुराना कुमाक याद आ जाता है जो कभी मॉन्स्टर कैसल में मिला था। साथ ही स्विनो भी शांति से बोल देता है कि अगर उनके पास कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो वो लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने वाला है और बिल्कुल भी मूड खराब नहीं करना चाहता। यहीं पर बक का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि कोई उसे इस तरह से इग्नोर करे, वो भी उसके टौहानों के सामने। गुस्से में आकर वो पीछे की वॉल को पकड़ के जोर से प्रेस करता है, जिससे बड़ा सा क्रैक आ जाता है और अपने अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि आज ये दोनों उसका इंसल्ट का प्राइस चुकाएंगे। वो इनडायरेक्टली धमकी देता है कि चाहे वो चाहे या नहीं, आज रात उन्हें उसकी सर्विस करनी ही पड़ेगी और फाइट करने का सोचना भी उनके लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन जिसे देखकर सबसे ज्यादा शॉक होता है वो ये कि शीतलों के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और इनडायरेक्टली पूछती है कि अगर वो मना कर दें तो वो क्या ही कर लेगा, क्योंकि उनकी नज़र में बक सिर्फ एक मच्छर जैसा है जो खुद को बिग शॉट समझ रहा है। बक और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी जबान निकालकर इनडायरेक्टली बोलता है कि उसकी मार का टेस्ट उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम बाद उसे आउट ऑफ टाउन लोग मिले हैं। लेकिन तभी अचानक से हॉलवे के दूसरे एंड से एक लाउड आवाज आती है, जिसे सुनकर बक रुक जाता है। वहां एंग और यूहाई खड़े होते हैं और एंग सीरियस फेस के साथ वार्निंग देता है कि बक के पास सिर्फ 3 सेकंड है वहां से हटने के लिए। वाकई में एंग और यूहाई दोनों ही सीरियस हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के साथ ऐसा बिहेव होना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और यूहाई के लिए तो ये उसका पहला हॉट स्प्रिंग एक्सपीरियंस भी खराब कर रहा होता है। एंग मनी मन डिसाइड करता है कि अगर 3 सेकंड के बाद भी ये कुमाग नहीं हटा तो उसे ऐसा गिफ्ट मिलेगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। स्विनो और शीतलो दोनों ही एंग और यूहाई को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये दोनों शायद साथ नहीं आएंगे। हालांकि उन्हें हेल्प की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही काफी स्ट्रांग होते हैं। बक अब 4 लोगों से गुस्सा हो चुका होता है और इनडायरेक्टली पूछता है कि क्या ये लोग जानते भी हैं कि वो कौन है। साथ ही वार्निंग देता है कि अगर नहीं गए तो उसका गुस्सा उन पर टूट पड़ेगा। लेकिन एंग बिना किसी रिएक्शन के बस काउंटिंग कंटिन्यू रखता है, जिसे देखकर बक के कोहान भी चिढ़ जाते हैं और धमकी देते हैं। लेकिन कोई भी एंग को सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही बक वॉल से हाथ हटाता है और एंग को बोलता है कि काउंटिंग बंद करे, तभी नेक्स्ट सेकंड में एंग वहां से गायब हो जाता है। सिर्फ यूहाई वहां खड़ी रह जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि एंग गया कहां। बक की आंखें शौक से पहल जाती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि एंग सीधा उसके फेस पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद बक का बॉडी हवा में उड़ता हुआ वॉल से जा टकराता है और वॉल भी डैमेज हो जाती है। पूरे हॉलवे में साइलेंस छा जाता है और बक के टोहान भरोसा ही नहीं कर पाते कि उनका कैप्टन इतनी आसानी से गिर गया। एंग गुस्से से भरा होता है और इनडायरेक्टली बताता है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन बक ने इग्नोर कर दिया। अब 3 सेकंड पूरे हो चुके होते हैं और रिजल्ट सबके सामने होता है।
बक के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि बिना कॉम्बैट सूट के इतनी स्पीड और पावर कैसे पॉसिबल है। दरअसल इस सिटी के वॉरियर्स अपनी स्पेशल ब्लैक कॉम्बैट सूट और कोर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एंग और उसके फ्रेंड्स डीमोनेटाइजेशन के बाद इन सब से ऊपर जा चुके होते हैं, क्योंकि उनकी रियल पावर उनके बॉडी के अंदर होती है। जैसे ही चारों अपनी ऑरा रिलीज करते हैं, बक को फील हो जाता है कि वो लोग नॉर्मल वॉरियर्स नहीं हैं, और उसके मन में एक ही थॉट आता है कि यहाँ से भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए वो जैसे तैसे उठकर अपने टोहानों के साथ भाग जाता है, जाते जाते रिवेंज की धमकी देता हुआ। हालांकि शीतलों का फोकस अब सिर्फ एंग पर होता है, जिसके लिए वो एकदम नाइट इन शाइनिंग आर्मर जैसा लग रहा होता है। एंग उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि शीतलों का फेस लाल हो रहा है, जैसे देखकर वो कैजुअली पूछता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं, जिसे सुनकर शीतलो शर्मा जाती है और कोई जवाब नहीं देती। एंड में एंग स्विनो को सिग्नल देता है और सब लोग फाइनली हॉट स्प्रिंग के अंदर। अब हम देखते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर का नज़ारा। वहां पहले से ही काफ़ी लड़कियां मौजूद होती हैं जो गर्म पानी का मज़ा ले रही होती हैं। जैसे ही शीतल और यूई पानी में उतरती हैं, उन्हें वाकई में बहुत सुकून मिलता है। शीतल सोचती है कि पिछले कई दिनों से जो लगातार फाइट्स और भागदौड़ चल रही थी, उसकी सारी थकान इस गर्म पानी ने मिटा दिया है। यूई तो पहली बार हॉट स्प्रिंग आई थी, तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। गर्म पानी की वजह से उसकी बॉडी एकदम लाल हो जाती है और वो कहती है कि भाई, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की सारी थकान पिघलकर बह गई हो। हीलो सिटी छोड़ने के बाद उसे पहली बार इतना रिलैक्स महसूस हो रहा होता है। लेकिन वहां एक और चीज होती है। इन दोनों की परफेक्ट बॉडी और ग्लोइंग स्किन देखकर वहां मौजूद दूसरी औरतें हैरान रह जाती हैं। एक लेडी तो जल भुनकर कहती है कि यार, ये दोनों पक्का वॉरियर्स हैं, तभी इनकी बॉडी इतनी फिट है। लेकिन वॉरियर होने के बावजूद इनकी स्किन इतनी स्मूथ कैसे है? दूसरी औरत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि जब ये कपड़े चेंज कर रही थी, तब मैंने इनके एब्स देखे थे। सच में ये तो मेरे आलसी पति से कहीं ज्यादा ताकतवर और फिट दिखती हैं। फिर क्या, कुछ औरतें अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती और शीतल के पास पहुंच जाती हैं। वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम शहर के बाहर से आई कोई वॉरियर्स हो? तुम्हारी फिजिक सच में कमाल की है। वो औरतें उनके लिए वहां की स्पेशल कॉफी लेकर आती हैं और कहती हैं कि ये हमारे शहर की सबसे बेस्ट कॉफी है, इसे पीकर देखो, हॉट स्प्रिंग का मजा दोगुना हो जाएगा। अपनी शीतल बेचारी तो पहले थोड़ा शर्माती है, पर फिर वो थैंक्स बोलकर मान जाती है। वहीं यूई तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाती और फौरन कॉफी का कप पकड़ लेती है। वहां मौजूद बाकी औरतें भी बहती गंगा में हाथ धोने आ जाती हैं और उन दोनों से बातें करने की कोशिश करने लगती हैं। वाकई में उन लोगों ने पहली बार ऐसी सुंदर और पावरफुल वॉरियर्स देखी थी। सिर्फ वही दो औरतें नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी लेडीज अपनी अपनी कॉफी लेकर आ जाती हैं और शीतल और यूई को घेर लेती हैं। वो सब शीतल और यूई की बॉडी को ऐसे देख रही होती हैं जैसे वो कोई गॉडेस यानी खूबसूरती की देवियां हों। अब भाई, ये सब देखकर अपनी शीतल तो शर्म के मारे लाल हो जाती है, क्योंकि उसे पहले कभी औरतों से ऐसी तारीफ नहीं मिली थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो उन बड़ी उम्र की औरतों के सामने कैसे रिएक्ट करे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी यूई को देखो, वो तो फुल मजे में है। उसे जो फ्री की कॉफी मिल रही थी, उससे वो बेहद खुश होती है और सच में वो कॉफी इतनी टेस्टी होती है कि वो और मांग लेती है। वो कहती है कि आंटी, ये तो वाकई में शहर की सबसे बेस्ट कॉफ़ी है, क्या हमें थोड़ा और मिल सकता है? बड़ी उम्र की औरतें भी खुशी खुशी उन्हें और कॉफ़ी देने लगती हैं। शीतल ये देखकर हैरान रह जाती है कि यूई कितनी जल्दी सबसे दोस्ती कर लेती है। शीतल मन ही मन सोचती है कि जब ये अनजान लोग हमारे साथ इतने अच्छे हैं, तो मुझे भी यूई के साथ और भी अच्छे से रहना चाहिए। आखिर वो टीम की कैप्टन है, तो वो डिसाइड करती है कि वो बाद में यूई को कोई प्यारा सा गिफ्ट देगी। पर भाई, जहां लड़कियों वाले साइड पर इतनी खातिरदारी हो रही थी, वहीं लड़कों वाले साइड यानी सुइनो और आंग का हाल एकदम उल्टा था। जैसे ही ये दोनों हॉट स्प्रिंग में उतरते हैं, वहां मौजूद बाकी आदमी इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। जब आंग और सुइनो वहां रिलैक्स करने के लिए लेटते हैं, तो लोग फुसफुसाने लगते हैं कि भाई, ये दोनों तो पक्का कोई खतरनाक वॉरियर्स हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये दोनों उस लस्टफुल कैप्टन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। वो लोग डर रहे होते हैं कि काश उन्हें पता होता कि यहाँ दो मॉन्स्टर वॉरियर्स आने वाले हैं, तो वो कल नहाने आते। असल में उस शहर में जो हाई लेवल वॉरियर्स थे, उनका बर्ताव एकदम कचरा था, इसलिए आम लोग उनसे दूरी रहना पसंद करते थे। लोग आंग और सुइनो के पास जाने से भी कतरा रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों गुस्सा ना हो जाएं। ऊपर से जब वो इन दोनों की बॉडी पर पुरानी चोटों की निशान यानी स्कार्स देखते हैं, तो उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि इन दोनों का बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही गहरा और डरावना है। वहां मौजूद हर बंदा ये समझ चुका था कि ये दोनों कोई मामूली लड़के नहीं, बल्कि बहुत ही हाई लेवल के खूंखार वॉरियर्स हैं। उन्हें लग रहा था कि ये दोनों उन्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं, इसलिए कोई भी उनकी तरफ देख तक नहीं रहा था। सच में भाई, हॉट स्प्रिंग के उस हिस्से में जहां आंग और सुइनो बैठा थे, वहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। सारे आदमी दूसरे कोने में जाके दुबक गए थे, क्योंकि इस शहर में लोगों के मन में वॉरियर्स के लिए बहुत खौफ और नफरत भरी हुई थी।
तभी सुइनो का ध्यान इस बात पर जाता है और वो हैरान होकर आंग से कहता है, बॉस आपने नोटिस किया कि ये सारे लोग दूसरे कोने में क्यों भाग गए? आंग भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है कि हाँ भाई, वाकई में ये बहुत अजीब है। जब हम अंदर आए थे तब तो सब इधर उधर फैले हुए थे, पर अब अचानक से सब उस कोने में जा छिपे हैं। अब हॉट स्प्रिंग इतना बड़ा था, पर उस पूरे हिस्से में सिर्फ ये दोनों अकेले रिलैक्स कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग उनसे डर रहे हैं या फिर उस कोने का नज़ारा ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आंग और सुइनो उन लोगों की तरफ देखते हैं, बेचारे आम आदमियों की तो जान ही निकल जाती है। उन्हें लगता है कि अगर इन दोनों को गुस्सा आ गया तो आज तो मौत पक्की है। वो फौरन अपनी नज़रें फेर लेते हैं और कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं कि बिना नहाए धोए ही वहां से भागने लगते हैं। उनकी नज़र में आंग और सुइनो का ऑरा किसी खतरनाक हिलमऊ यानी मॉन्स्टर जैसा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर इन वॉरियर्स को थोड़ा भी पंगा दिया तो उनकी सांसें वहीं थम जाएंगी। थोड़ी देर बाद जब चारों नहाकर बाहर निकलते हैं तो सुइनो अभी भी सोच रहा होता है कि यार अंदर सब लोग हमें देखकर इतना क्यों कांप रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी यूई को देखो, वो तो खुशी के मारे उछल रही होती है। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि अंदर क्या हुआ। वो बस इस बात से खुश थी कि हॉट स्प्रिंग में इतना मजा आता है और उसकी सारी थकान उतर गई है। हम देखते हैं कि यूई चहकते हुए सुइनो और ऑंग को बताती है कि भाई, लड़कियों वाले सेक्शन में तो सब कितनी अच्छी थी। वो कहती हैं कि वहाँ की लेडीज ने तो हमसे फौरन दोस्ती कर ली, हमें इतनी टेस्टी कॉफी पिलाई और शहर की अच्छी अच्छी जगहों के बारे में भी बताया। जब आंग और सुइनो ये सुनते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ तो अंदर बिल्कुल इसका उल्टा हुआ था। उन्हें लगता है कि शायद इस शहर की औरतें आदमियों के मुकाबले बहुत ज्यादा काइंड और अच्छी हैं। आंग मनी मन सोच रहा होता है कि वाकई में ये पहली बार है जब लोग उसे और सुइनो को देखकर इतना ज्यादा खौफ में थे। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। दरअसल आंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि डेमोनाइजेशन की वजह से उनके ओरा में जो किलिंग इंटेंट आ चुकी है वो आम लोगों को डराने के लिए काफी है। तभी शीतल बीच में टोकती है और कहती है कि चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, हमें अब बाहर निकलना चाहिए। शीतल मुस्कुराते हुए यूई से कहती है कि अब हम चारों कहीं घूमने चलेंगे। यूई बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है कि अरे वाह, हम कहाँ जा रहे हैं? तब शीतल कहती है कि मैं तुम्हें एक नया और बढ़िया कैमरा गिफ्ट करने वाली हूँ, ताकि तुम हमारे सफर की और भी ढेर सारी फोटोज क्लिक कर सको। असल भी शीतल ने नोटिस किया था कि यूई का पुराना कैमरा लगभग टूट चुका था, तो अपनी टीम की लीडर होने के नाते वो उसे ये सरप्राइज देना चाहती थी। भाई, ये सुनते ही यूई के चेहरे पर जो खुशी आती है वो देखने लायक होती है। वो शीतल को थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो कब से एक नया कैमरा चाहती थी और आज उसका ये सपना पूरा होने वाला है। यूई शीतल को बार बार थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि ये नया कैमरा उसके पुराने कैमरे के मुकाबले वाकई में बहुत ही ज्यादा एडवांस और जबरदस्त होता है। शीतल भी बहुत खुश होती है कि यूई को उसका गिफ्ट पसंद आया। अब यूई बिना किसी टेंशन के अपनी फोटोग्राफी कर सकती थी। लेकिन तभी अचानक से आंग नोटिस करता है कि आसपास के लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। दरअसल वहां के लोग सामने से आ रहे 4 वॉरियर्स को देखकर बुरी तरह डर गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा खतरनाक ऑरा पहले कभी महसूस नहीं किया था। और भाई, ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये वही न्यू 6 हीरोज के 4 मेंबर्स थे, बैरिस, लुजान, ट्रीना और काकोसी। ये चारों यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो उन लोगों का पता लगा सकें जिन्होंने लिन और उस मॉन्स्टर जनरल को धूल चटाई थी। शुरुआत में तो हमारे हीरो को इस बात का अंदाजा नहीं होता और वो लोग बस चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो चारों हीरोज भी हमारे हीरो की टीम को इग्नोर मार देते हैं। लेकिन तभी अचानक आंग के कदम रुक जाते हैं। उसे फील होता है कि जो 4 लोग उनके पास से गुजरे हैं उनका ओरा बहुत ही अजीब और पावरफुल है। आंग एकदम सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे उनमें से एक का ओरा काफी जाना पहचाना लगता है। हैरानी की बात तो ये है कि उधर ट्रीना को भी आंग की टीम से वही वाइब आती है और वो भी रुक जाती है। शीतल एकदम शॉक हो जाती है कि आंग अचानक ऐसे क्यों रुक गया और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ आंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन तभी सुइनो को भी एहसास होता है कि उनके पीछे जो 4 लोग खड़े हैं उनका ओरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो फील कर लेता है कि उन चारों का लेवल भी उनके जैसा ही बहुत हाई है। अब वो चारों हीरोज मुड़कर हमारे आंग की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सीरियसनेस होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस बंदे में यानी कि आंग में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना बेचैन कर रहा है, पर उसे देखकर उन्हें वाकई में एक डरावनी वाली फीलिंग आ रही होती है। तो भाई, यहाँ पर पहली बार इन दोनों ग्रुप्स का आमना सामना होता है जो आगे चलकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने वाले हैं। अभी इन दोनों ही टीम्स को ये नहीं पता कि उनकी किस्मत उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर चुकी है। एक तरफ है पुराने किंग की टीम और दूसरी तरफ है नए किंग के न्यू 6 हीरोज। अब इनके बीच में जो जंग होगी वो वाकई में देखने लायक होगी। एक तरफ न्यू 6 हीरोज का सबसे मजबूत ढाल लुजान है, तो दूसरी तरफ हमारा सुइनो है जो पावर में उसके बराबर खड़ा है। अगर स्पीड की बात करें तो जहां उनका बैरिस एक्सट्रीम शैडो के नाम से मशहूर है, वहीं हमारी यूवी की फुर्ती भी किसी से कम नहीं है। और भाई, सबसे जबरदस्त मैचअप तो शीतल का है। उसका सामना काकोसी से होने वाला है जो ब्लैक कोर यूज करता है। ये कोर इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ डीमन क्वीन के पास था, पर अब ये इस नए हीरो के पास भी है।
अपनी टीम के ये तीनों मेंबर्स समझ जाते हैं कि सामने खड़े लोग कोई मामूली वॉरियर नहीं है, बल्कि उनका ऑरा वाकई में उनके लेवल का ही है। लेकिन हमारे हीरो आंग का ध्यान उन तीनों पर था ही नहीं। उसकी नजरें तो सिर्फ ट्रीना पर टिकी थीं। उसे ट्रीना का ऑरा इतना जाना पहचाना लग रहा था, जैसे उन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो जिसे वो समझा नहीं पा रहा था। सच तो यह है कि ट्रीना को भी आंग को देखकर वही फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा ये बंदा आखिर है कौन, पर उसके ऑरा ने ट्रीना के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। ट्रीना के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि यहाँ उन्हें टक्कर देने वाले जबरदस्त वॉरियर्स मिल चुके हैं। अचानक ट्रीना की आंखों में एक चमक आती है और उसकी पर्पल एनर्जी तेजी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक बहुत ही अजीब चीज होती है। ट्रीना की एनर्जी को देखकर आंग की एक आंख अचानक रिएक्ट करने लगती है। आंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी नई पावर ट्रीना की एनर्जी से इस तरह क्यों जुड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ट्रीना वहां रुकती नहीं है और अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ निकल जाती है। ट्रीना अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि उन्हें फौरन यहां से निकलना चाहिए, ताकि वो अपना सफर जारी रख सकें। लेकिन उसके साथी अभी भी आंग की टीम को घूर रहे होते हैं, जिसे देखकर सुइनो और आंग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तभी शीतल आंग से पूछती है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो, क्योंकि वो लड़की पूरे टाइम बस तुम्ही को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल भी थी। अपना एमसी कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता और ना ही उसके साथी मेरे लिए पक्के तौर पर फेमिलियर है। लेकिन आंग के मन में एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर उसकी राइट आई ने उस लड़की की एनर्जी पर रिएक्ट क्यों किया। दरअसल उसकी राइट आई उसके पर्पल कोर से कनेक्टेड है और ट्रीना की एनर्जी को देखकर उसका इस तरह रिएक्ट करना वाकई में एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका था। तभी सुइनो कहता है कि सच में जब से हम इस शहर में आए हैं, ये पहली बार है जब हमने अपने बराबर के पावरफुल वॉरियर्स देखे हैं। वो आगे कहता है कि उन चारों का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो उनकी पावर की लिमिट का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वो चारों साथ थे तो उनका ऑरा मिलकर किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। यूई कहती है कि हो सकता है ये लोग किसी बहुत बड़े हाई लेवल शहर से आए हों या फिर किसी बहुत ही खतरनाक मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा हों। शीतल के चेहरे पर भी पसीना आ जाता है। वो सोचती है कि कहीं ये चारों कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं जो इंसानों का रूप लेकर घूम रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है। शीतल डिसाइड करती है कि उसे उन चारों से बात करनी चाहिए, ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो खतरनाक है या नहीं। लेकिन वो चारों अपनी धुन में आगे बढ़ जाते हैं और शीतल की बात अनसुनी कर देते हैं। तभी अचानक आसमान में बहुत बड़े बड़े फायरवर्क्स यानी पटाखों के धमाके होने लगते हैं। हिल सिटी छोड़ने के बाद उन्होंने पहली बार इतनी खूबसूरत आतिशबाजी देखी थी, जिसे देखकर शीतल और बाकी सब उन चारों को भूलकर आसमान की खूबसूरती में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रीना और उसकी टीम वहां रुकती नहीं है और फौरन वहां से निकल जाती है। उन्हें वाकई में ये शक हो चुका था कि ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने लिन को मौत के घाट उतारा है। इधर अपनी यूई की आंखें तो चमक रही होती हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इस शहर में लाइव फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। दरअसल हॉट स्प्रिंग में औरतों ने उसे बताया था कि आज शहर में सिल्वर मून फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से आज रात ही आतिशबाजी होने वाली थी। यूई फौरन अपना नया कैमरा निकालती है और इन खूबसूरत यादों को कैप्चर करने लगती है। वो कहती है कि सच में यार, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर है। उसने हीलो सिटी के बुजुर्गों से अक्सर इन फायरवर्क्स के बारे में सुना था, पर आज अपनी आंखों से देखकर उसे यकीन हो गया कि पुरानी बातें वाकई सच थीं। अपना एमसी यानी एंग भी उन 4 हीरोज को भूलकर आसमान की चकाचौंध में खो जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो किंग हुआ करता था और उसके साथी भी ऐसे ही फायरवर्क्स देखने के शौकीन थे। भाई एमसी एक लंबी सांस भरता है, क्योंकि लगभग 70 साल बीत चुके थे जब उसने आखिरी बार ऐसी कोई आतिशबाजी देखी थी। सच में उसके लिए ये पल बहुत ही इमोशनल और सुकून देने वाला होता है। तभी अचानक शीतल को उन 4 खतरनाक वॉरियर्स का ख्याल आता है। वो फौरन अपनी नजरें घुमाकर सामने देखती है, पर भाई वो चारों तो वहां से गायब हो चुके थे। शीतल एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड्स पहले तो वो वहीं थे। वो अपना ऑरा यूज करके पूरे इलाके को स्कैन करने की कोशिश करती है, पर उसे उन चारों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन तभी अपना एमसी शीतल को टोकता है और कहता है कि शीतल, उधर देखो, आसमान और भी ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। शीतल वापस ऊपर देखती है तो सच में फायरवर्क्स के कलर्स और भी जबरदस्त हो चुके होते हैं। एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रोशनी आज रात को वाकई में जादुई बना रही है। शीतल का ध्यान पूरी तरह से उन चारों से हट जाता है और वो भी उन खूबसूरत फायरवर्क्स में खो जाती है। वो कहती है कि वाकई में ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सच तो ये है कि शीतल ने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार लाइव आतिशबाजी देखी थी और उसे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि वो ये पल अपने इन तीनों दोस्तों के साथ बिता रही है। लेकिन दूसरी तरफ न्यू 6 हीरोज़ की टीम यानी ट्रीना और उसके साथी शहर की एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर जा चुके थे।
वो लोग वहां से हमारे हीरोज की टीम पर नजर रख रहे थे। असल में उन हीरोज ने जानबूझकर वहां से दूरी बना ली थी ताकि अपना एमसी और उसके साथी उन पर शक न करें और वो छुपकर अपनी प्लानिंग कर सकें। वहां छत से वो पूरे शहर को स्कैन कर रहे थे कि कहीं कोई और पावरफुल ऑरा तो वहां मौजूद नहीं है। काकोसी अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने उन चारों का ऑरा नोटिस किया? वो वाकई में नॉर्मल नहीं था। फिर वो ट्रीना से पूछता है कि ट्रीना, क्या तुम्हें लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने लिन और उस मॉन्स्टर जनरल को खत्म किया है? ट्रीना बड़ी ही कोल्ड स्माइल के साथ जवाब देती है कि मैं अभी पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती कि लिन की मौत के पीछे इन्हीं का हाथ है या नहीं, लेकिन एक बात तो सच है कि ये चारों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो आगे कहती है कि उसने अपने 6 हीरोज के अलावा आज तक इतने स्ट्रांग वॉरियर्स कभी नहीं देखे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतनी खतरनाक एनर्जी आखिर लाए कहां से। ट्रीना कहती है कि सच कहूं तो मुझे उस लड़के यानी एंग में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। उसकी पावर वाकई में डराने वाली है और मेरा मन कर रहा है कि या तो मैं उसकी बॉडी का इस्तेमाल करूं या फिर ये देखूं कि वो फाइट में कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी बेरस अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि अगर हमें शक है कि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं तो हमें अभी इसी वक्त उन पर अटैक कर देना चाहिए। इंतजार करने का क्या फायदा? अगर हम उन्हें अभी खत्म कर देंगे तो फ्यूचर में वो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर पाएंगे। पर भाई ट्रीना इतनी भी बेवकूफ नहीं है। वो बेरस को टोकते हुए कहती है कि माना कि ये हमारा प्लान है, लेकिन तुम वाकई में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। वो समझाती है कि भले ही वो उन कातिलों के निशानों का पीछा करते हुए इस शहर तक पहुंचे हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रास्ते में मिलने वाले हर ताकतवर वॉरियर को वो मारना शुरू कर दें। आखिर वो दुनिया के न्यू 6 हीरोज हैं, कोई सड़क छाप गुंडे नहीं। अगर वो बिना किसी सबूत के इनोसेंट वॉरियर्स को मारेंगे तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। ट्रीना कहती है कि हमें पहले सबूत चाहिए कि क्या इन चारों का हाथ डायलन और लिन की मौत में है या नहीं। याद रखो, हम इस दुनिया के हीरो हैं और लोग हमें इज्जत से देखते हैं। हमें बिना दिमाग वाले डेमन्स की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर काकोसी एकदम सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि ट्रीना के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है। वो पूछता है कि ट्रीना, क्या तुम अपनी डेथ पकेट आर्ट यूज करने वाली हो? उसे पता था कि ट्रीना इस काम में उस्ताद है। ट्रीना एक डेविल वाली स्माइल देती है और हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल सही पकड़े हो, मेरा प्लान यही है। वो कहती है कि वो आज रात का इंतजार करेगी और उस हैंडसम लड़के यानी एंग को अपना पपेट यानी कठपुतली बना लेगी। एक बार अगर एंग उसके काबू में आ गया तो उसकी यादों के जरिए वो सच का पता लगा लेगी। इतना ही नहीं, ट्रीना हाथ उठाकर बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि जब वो मेरा पपेट बन जाएगा तो मैं उसकी यादें तो देख ही पाऊंगी, साथ ही मैं उसकी बॉडी का यूज करके उसके अपने ही साथियों को खत्म करवा दूंगी। भाई वाकई में ये ट्रीना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शातिर निकली। ट्रीना जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि भाई दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाने में उसे वाकई में बहुत मजा आता है। वो ये देखने के लिए मरी जा रही थी कि वो चारों आखिर कर क्या सकते हैं। इधर लुजान एक ठंडी सांस भरता है क्योंकि सच तो ये है कि वो खुद ट्रीना की इस डेथ पपेट मार्शल आर्ट से बहुत डरता है। वो मनी मन सोचता है कि शुक्र है ट्रीना उनकी लीडर है, वरना अगर वो दुश्मन होती तो कब का उसे भी पपेट बना चुकी होती। दरअसल ट्रीना की ये मार्शल आर्ट सच में बहुत डरावनी है। ये किसी भी इंसान या डेमन के दिमाग में घुस सकती है और उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। इतना ही नहीं, जो भी बंदा इस आर्ट का शिकार बनता है, ट्रीना उसके सारे राज यानी सीक्रेट्स जान लेती है। वो बस एक इशारा करेगी और पपेट की पूरी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा या जान बची ही ना हो। इसीलिए तो इसे डेथ पपेट कहा जाता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। ट्रीना ने अपने शहर में पहले ही कई 100 वॉरियर्स को अपना गुलाम बना रखा है। सबसे गजब बात तो यह है कि ट्रीना अपने पपेट्स की पावर को अपने कोर से और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर खतरनाक लेवल पर चली जाती है। इसी वजह से ये लोग बड़े बड़े डेमन वेव्स को चुटकियों में तबाह कर देते हैं, क्योंकि उसके पपेट्स बिना किसी शिकायत के बस लड़ते ही चले जाते हैं। बाकी साथी भी ट्रीना की तारीफ करते हैं कि वाकई में ये स्किल तो बड़े काम की है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो चारों हमारे दुश्मन हैं या नहीं। ट्रीना हंसते हुए कहती है कि अरे मेरी इतनी तारीफ मत करो, ये तो नॉर्मल बात है। वो आगे कहती है कि अब बहुत जल्द वो डायलन और लिन की मौत का बदला ले लेंगे। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहती है कि एंग, मेरा इंतजार करना, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें अपने पपेट्स की फौज का नया मेंबर बनाने वाली हूं। हम देखते हैं कि पूरे शहर के लोग प्लाजा के बीच में सिल्वर मून फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। बेचारों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कोई बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। उनके लिए तो ये बस एक नॉर्मल और खुशियों वाली रात है। अपनी टीम यानी आंग और उसके साथी भी इस फेस्टिवल की रौनक देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। यूई तो एकदम एक्साइटेड होकर कहती है कि वाकई यार, जैसा उन औरतों ने हॉट स्प्रिंग में बताया था, ये फेस्टिवल तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। शीतल भी उसकी बात से अग्री करती है और कहती है कि इतनी भीड़ और ऐसी रौनक देखकर समझ आता है कि आखिर इसे ए क्लास सिटी क्यों कहा जाता है।
तभी अचानक यूई के कदम एक छोटी सी दुकान के पास रुक जाते हैं, जहां खिलौनों वाले बहुत सारे गेम्स चल रहे होते हैं। उसे याद आता है कि बचपन में हिलोस सिटी में भी वो ऐसे ही गेम्स खेला करती थी। वो फौरन सुइनो का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए कहती है कि चलो चलो, हम रिंग टॉस वाला गेम खेलेंगे। यूई के चेहरे पर वो पुरानी वाली मासूम खुशी लौट आती है और वो सुइनो को सिखाने लगती है कि ये गेम कैसे खेलते हैं, जबकि सुइनो बेचारा पहली बार ऐसा कुछ देख रहा होता है और काफी कंफ्यूज्ड होता है। अपना एमसी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। वो वाकई में बहुत सुकून महसूस करता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसकी टीम ने बिना रुके सिर्फ फाइट्स और खून खराबा देखा था। आज उन्हें ऐसे रिलैक्स्ड और खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। शीतल भी इस खुशनुमा माहौल का मजा ले रही होती है। लेकिन भाई, मजा तो तब किरकिरा होता है जब कैमरा दूसरी तरफ घूमता है। हम देखते हैं कि पास की ही एक बिल्डिंग के ऊपर ट्रीना पहुंच चुकी है। वो वहां छुपकर खड़ी है और गिद्ध की तरह हमारे हीरो और उसकी टीम पर नजर रख रही है। ट्रीना काफी देर से छुपकर आंग और उसकी टीम का पीछा कर रही होती है और उसने उन चारों के बारे में काफी जानकारी जुटा ली होती है। उन्हें हंसते खेलते देखकर ट्रीना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है। वो देखती है कि ये चारों आपस में सगे भाई बहनों की तरह रह रहे हैं, जैसे वो न्यू 6 हीरोज के बचपन के दिनों को देख रही हो। लेकिन भाई, ट्रीना को ऐसी इमोशनल चीजों से सख्त नफरत है। उसे वो लोग पसंद है जिनके अंदर कोई इमोशन ना हो। इन चारों का गहरा रिश्ता देखकर ट्रीना को जलन होने लगती है और वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि वो इनके इस भरोसे और प्यार को अपने हाथों से तबाह कर देगी। ट्रीना अपनी इंफॉर्मेशन चेक करते हुए सोचती है कि कागजों पर तो शीतल यानी सीटो इस ग्रुप की लीडर है। वो सुंदर भी है और उसका ऑरा भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन ट्रीना की पारखी नजरें असली सच भांप लेती हैं। उसे समझ आ जाता है कि शीतल सिर्फ नाम की लीडर है। इस टीम की असली जान और असली लीडर तो वो हैंडसम लड़का यानी अपना आंग है। वो टीम के सेंटर में चलता है और उसकी बॉडी पपेट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन तभी ट्रीना को एक जबरदस्त झटका लगता है। जब उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम आंग है तो वो हैरान रह जाती है। ये नाम तो उनके पुराने राजा का था, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी है। ये जानकर ट्रीना का इंटरेस्ट आंग में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि नाम भी वही और ऑरा भी इतना रहस्यमयी। अब तो मुझे हर हाल में इसकी असलियत जाननी ही होगी। अब ट्रीना सिर्फ उसकी बॉडी को गुलाम नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वो उसकी रूह तक पहुंचकर उसके सारे राज खोलना चाहती थी। ट्रीना के मन में बस यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये चारों इतनी ताकत लाए कहाँ से और अब तक उनकी नजरों से ओझल कैसे रहे। इसी के साथ ट्रीना अपना अगला कदम बढ़ाती है। वो अपने डरावने ऑरा को धीरे धीरे पूरे शहर में फैलाना शुरू कर देती है। वो ठंडे लहजे में कहती है, अब वक्त आ गया है कि मैं उस लड़के की बॉडी पर कब्जा कर लूं। भाई, ट्रीना को अपनी लाइफ में आज तक किसी इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं आया था, इसलिए वो किसी भी हाल में एंग को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। बस कुछ ही पलों में ट्रीना उस ऊंची बिल्डिंग से गायब हो जाती है और सीधे नीचे प्लाजा के बीच पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेने में सुइनो और यूई का गेम खत्म हो चुका था। वो दोनों अपने साथ ढेर सारे खिलौने लिए हुए थे जो उन्होंने रिंग टॉस गेम में जीते थे। सुइनो तो एकदम हैरान था। वो कहता है, मानना पड़ेगा यूई, तुम इस गेम में इतनी माहिर हुई, ये मैंने सोचा भी नहीं था। इतने सारे इनाम जीतकर यूई का चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो बड़े टशन में कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं ऐसी चीज़ों में बचपन से ही चैंपियन हूँ। सुइनो उसे और भी ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ाने लगता है और यूई अपनी तारीफें सुनकर फूल ही नहीं समा रही थी। लेकिन भाई, इन दोनों की मस्ती के बीच हमारे एमसी एंग का ध्यान कहीं और था। अचानक उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी ठीक सामने एक बहुत ही ताकतवर ऑरा महसूस होता है। वो वहीं रुक जाता है और अपनी तीखी नज़रों से सामने की ओर देखता है। जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वही रहस्यमयी लड़की ट्रीना खड़ी थी, जिससे वो अभी कुछ देर पहले प्लाजा में मिला था। पर इस बार मामला अलग था। एंग नोटिस करता है कि इस वक्त ट्रीना की बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा डरावनी और पावरफुल है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना असली चेहरा और ताकत दिखाने के लिए ही यहाँ आई है। एंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और उसका इरादा क्या है। वहीं ट्रीना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो ये देखकर हैरान होती है कि एंग ने इतनी जल्दी उसकी मौजूदगी को भांप लिया। उसे लगता है कि वाकई ये लड़का काफ़ी पावरफुल है, तभी तो इसने मेरे डेथ पपेट आर्ट के एक्टिवेट होते ही मुझे ढूंढ लिया। पास से देखने पर ट्रीना एंग की लुक्स की भी कायल हो जाती है। वो मनी मन सोचती है कि ये तो पूरे शहर का सबसे हैंडसम वॉरियर है। आखिर ये अब तक हमारी नज़रों से छुपा कहाँ था। तभी एंग पूरी तरह से जम जाता है, जिसे देखकर शीतल परेशान हो जाती है। वो पूछती है, एंग क्या हुआ, तुम अचानक कैसे क्यों रुक गए, क्या तुमने कुछ देखा? एंग की आंखें चमकने लगती हैं और वो बहुत ही सीरियस होकर कहता है, वही लड़की जो हमें प्लाजा में मिली थी वो यही है, पर इस वक्त उसका ऑरा पहले जैसा नहीं है। वो बहुत डरावना और पावरफुल है।
एंग की राइट आई फिर से जोरों से रिएक्ट करने लगती है क्योंकि उसे ट्रीना की आंखों में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक दिखाई देता है। वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, देखो वो सामने पेड़ के नीचे बैठी है। ये सुनते ही सुइनो, यूई और शीतल तीनों एकदम अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और फौरन उस दिशा में देखते हैं जहां एंग ने इशारा किया था। लेकिन भाई किस्मत खराब थी। जैसे ही वो वहां देखते हैं ट्रीना वहां से गायब हो चुकी होती है। वहां बस उसका एक बहुत ही हल्का सा ऑरा महसूस हो रहा होता है, जैसे वो हवा में विलीन हो गई हो। शीतल उस पेड़ की तरफ देखती है और कहती है, एंग वहां तो कोई भी नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। एंग को भी एक पल के लिए लगता है कि शायद उसने कोई वहम देखा हो, पर उसका दिल जानता था कि उसकी राइट आई कभी झूठ नहीं बोलती। वो शीतल और बाकी सबको कहता है, छोड़ो शायद मैं ही गलत था, चलो आगे चलते हैं। लेकिन भाई असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही एंग मुड़कर चलने लगता है उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ट्रीना पलक झपकते ही उसके ठीक पीछे आ चुकी है। असल में ट्रीना का पर्पल कोर हमारे एमसी की तरह ही जबरदस्त इल्यूजन यानी भ्रम पैदा कर सकता है। इसी वजह से बाकी तीनों को वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रीना का प्लान सिंपल था, बस एक बार एंग को छूना, क्योंकि उसकी डेथ पपेट आर्ट को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक टच काफी था। जैसे ही ट्रीना एंग का हाथ पकड़ती है, एंग को करंट जैसा झटका लगता है। वो बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़कर देखता है। वो दंग रह जाता है कि ये लड़की उसके इतने करीब कब और कैसे आ गई। ट्रीना एंग के चेहरे पर छाई हैरानी को देखकर एक डरावनी मुस्कान देती है। वो कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम चाहे जो कर लो, मेरी पावर से बचकर कहीं नहीं जा सकते। अगले ही पल एक जबरदस्त पर्पल ओरा का धमाका होता है जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। ट्रीना ने एंग का हाथ मजबूती से जकड़ रखा था और उसकी आंखों का रंग पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में डेथ पपेट आर्ट का खौफनाक सिंबल चमकने लगता है, जिसका मतलब था कि वो एंग के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर चुकी है। ट्रीना की डेथ पपेट आर्ट पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है और वो सीधे हमारे हीरो की रूह के अंदर झांकने लगती है। अचानक उन दोनों के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा जादुई घेरा बन जाता है। इस इल्यूजन का असर इतना तगड़ा था कि मेले में मौजूद सारे लोग उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। यहाँ तक कि एंग के साथी जो उसके ठीक बगल में थे, उन्हें भी ट्रीना के इस खौफनाक ओरा का पता नहीं चलता। एंग अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने ऐसी ही मिलती जुलती पावर उस मॉन्स्टर के खिलाफ देखी थी जिससे वो पहले लड़ा था। देखते ही देखते अंधेरे से ढेरों भारी भरकम जंजीरें निकलती हैं और एंग के पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं। अब आसपास की दुनिया पूरी तरह गायब हो चुकी थी और एंग खुद को एक अनंत अंधेरे वाली जगह में पाता है। भाई मामला तब सीरियस हो जाता है जब एंग को एहसास होता है कि वो हिल तक नहीं पा रहा है। इन जंजीरों ने उसकी रूह पर से उसका कंट्रोल छीन लिया था। उसकी आत्मा उसके अपने ही दिमाग के किसी गहरे कोने में कैद हो गई थी। ट्रीना अंधेरे में से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ ही सेकंड बीते हैं, पर असल में तुम अब मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुके हो। वो आगे बताती है कि यही उसकी असली पावर है। वो किसी की भी रूह को लॉक कर सकती है और उसकी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर सकती है कि सामने वाले को पता भी ना चले। ट्रीना जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि एंग अब कभी इस स्पेल से बाहर नहीं आ पाएगा। उसकी रूह अब ट्रीना के डार्क स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी तरह कैद हो चुकी थी। अब एंग का शरीर ट्रीना का गुलाम बनने के लिए तैयार था। इस रहस्यमयी जगह पर सिर्फ ट्रीना और एंग ही मौजूद थे। ट्रीना का एंग की हर एक हरकत पर पूरा कंट्रोल था। इसका सीधा मतलब ये था कि वो एंग की मर्जी के बिना उसकी बॉडी और आत्मा के साथ कुछ भी कर सकती थी। ट्रीना धीरे धीरे एंग की रूह की तरफ बढ़ती है और अपना हाथ हवा में उठाती है। वो कहती है, अब आएगा असली मजा, अब मैं देखूंगी कि तुमने अपने अंदर कौन कौन से गहरे राज छुपा रखे हैं। तभी ट्रीना की डेथ पपेट आर्ट की मदद से वहां पे एक बहुत ही विशालकाय चाबी प्रकट होती है। भाई आपको बता दूं कि इस चाबी का साइज उस इंसान की ताकत पर डिपेंड करता है जिसकी रूह को कैद किया गया हो। ट्रीना अपनी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी चाबी देखकर दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक लाख सिटी में उसे इतना टैलेंटेड और पावरफुल बंदा मिल जाएगा। वो ये सोचकर और भी रोमांचित हो जाती है कि अगर ये अकेला इतना पावरफुल है तो इसके बाकी 3 साथी कितने खतरनाक होंगे। ट्रीना उस विशालकाय चाबी को मजबूती से पकड़ लेती है। ये चाबी सीधे एंग की रूह से जुड़ी थी। अब वो एंग के दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने वाली थी ताकि उसके सारे सीक्रेट्स जान सके। ट्रीना पूरी ताकत से उस चाबी को एंग की रूह की तरफ फेंकती है और चिल्लाकर कहती है, अब तुम भी मेरे बाकी गुलामों की तरह एक वॉरियर पपेट बन जाओगे। उसे खुद पर इतना घमंड था कि वो कहती है, आज तक मेरा ये स्पेल कभी फेल नहीं हुआ और तुम भी इससे बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। ट्रीना को पूरा यकीन था कि जैसे ही ये चाबी उन जंजीरों के ताले को खोलेगी, आंग हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। वो मनी मन खुश हो रही थी कि उसे अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल पपेट मिलने वाला है। वो आंग की बॉडी को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करने वाली थी जैसे वो उसकी खुद की बॉडी हो। पर भाई कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है
इससे पहले कि वो चाबी उन जंजीरों से टकराती, अचानक आंग की रूह के अंदर से डीमन एनर्जी से बना एक विशालकाय हाथ बाहर निकलता है और उस चाबी को हवा में ही दबोच लेता है। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि खुद क्रिम्सन डीमन किंग का था, जिसके बारे में ट्रीना को कोई अंदाजा नहीं था। अंधेरे में डीमन किंग की भयानक हंसी गूंज उठती है। वो गरजते हुए कहता है, किसी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पेट यानी आंग की रूह पर कब्जा करने की कोशिश करे, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ट्रीना ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आंग के शरीर के अंदर एक ऐसा प्राचीन और खौफनाक शैतान छुपा बैठा है जिसकी अपनी एक अलग रूह है। देखते ही देखते आंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्रिम्सन डीमन किंग का पूरा शरीर प्रकट हो जाता है। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ट्रीना के बनाए हुए उस नकली डार्क वर्ल्ड की दीवारें कांपने लगती हैं। ट्रीना थर-थर कांपने लगती है और खुद से पूछती है, ये चीज आखिर है क्या? ये मेरे वर्ल्ड के अंदर कैसे आ गया? पर जैसे ही डीमन किंग अपना ऑरा रिलीज करता है, ट्रीना को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। डीमन किंग अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, ए छोटी लड़की, तूने अपनी इस तुच्छ सी पावर से गलत इंसान पर हाथ डाला है। भाई, उस पल ट्रीना को एहसास होता है कि जिस डीमन किंग के सामने वो खड़ी है, उसके आगे वो किसी मामूली कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उसका पूरा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। ट्रीना की हालत ऐसी हो गई है कि वो डर के मारे अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रही है। उसके सामने जो बला खड़ी थी, वैसी चीज उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान के अंदर नहीं देखी थी। ट्रीना का पूरा शरीर थर थर कांप रहा होता है। वो अपने दिमाग में हजारों सवाल सोच रही होती है। क्या ये इस लड़के की कोई मेंटल डिफेंसिबिलिटी है? क्या इसने अपने दिमाग को बचाने के लिए इस राक्षस को पाल रखा है? उसने पहले भी कई योद्धाओं के मानसिक बचाव देखे थे, लेकिन ये चीज तो उन सब से कोसों दूर और रूह कंपा देने वाली थी। पर भाई, ट्रीना कोई नौसिखिया नहीं थी। वो जल्द ही भाप लेती है कि ये कोई साधारण डिफेंसिबिलिटी नहीं है। वो सोचती है कि एक मामूली इंसान के पास इतना खौफनाक और शैतानी दिमाग होना नामुमकिन है, क्योंकि इंसानों का मन तो राक्षसों के मुकाबले बहुत कमजोर होता है। ट्रीना गौर से देखती है तो उसे समझ आता है कि इस विशाल राक्षस की छवि और हमारे आंग की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। उन दोनों का ऑरा एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब ट्रीना का दिमाग चकराने लगता है कि अगर ये इस लड़के की अपनी शक्ति नहीं है, तो फिर ये चीज है क्या? आखिर एक साधारण से दिखने वाले इंसान के शरीर के अंदर ये महाराक्षस छुपकर क्या कर रहा है? ट्रीना को अब एहसास होने लगा था कि जिस शिकार को उसने आसान समझकर पकड़ा था, वो दरअसल खुद एक शिकारी के जाल में फंस चुकी है। ट्रीना के दिमाग में तूफान चल रहा होता है। वो सोचती है कि आखिर ये लड़का है कौन? इसका सिर्फ नाम ही हमारे पुराने राजा जैसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो ऐसे राज दफन है जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसने दुनिया के सबसे गलत इंसान को अपना शिकार बनाने की गलती कर दी है। तभी क्रिम्सन डीमन किंग की भयानक हंसी पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गूंज उठती है। वो गरजते हुए कहता है, ए लड़की, ये उम्मीद भी मत करना कि तू इस लड़के के शरीर पर कब्जा कर पाएगी। मेरा प्लान बहुत पहले से शुरू हो चुका है और मैं किसी मामूली इंसान को उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो ट्रीना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी ये पपेट आर्ट आंग के सामने एकदम कचड़ा और बेकार है। जब ट्रीना ये सुनती है कि वो राक्षस उससे बात कर रहा है, तो उसकी रूह कांप जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई परछाई या इल्यूजन नहीं है, बल्कि एक असली और बेहद ताकतवर शैतान है जो आंग में बसता है। अब उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगती है। डीमन किंग अब और बातें करने के मूड में नहीं था। वो कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आंग के दिमाग में घुसने की? अब मैं तुझे यहां से लात मारकर बाहर निकालूंगा। इतना कहते ही डीमन किंग एक बेहद खौफनाक और पावरफुल हमला बोल देता है। ट्रीना डर के मारे इतनी सुन्न हो चुकी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। उसे पता था कि डीमन किंग के इस हमले से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी अपनी बनाई हुई डेथ पपेट दुनिया अब उसकी कब्र बनने वाली है। आंग के दिमाग के अंदर ट्रीना की रूह उस हमले से बुरी तरह कुचल जाती है। उसके चेहरे पर अभी भी वही खौफ और हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में पहली बार उसका कोई प्लान इस तरह फेल हुआ है। जिसे वो अपना सबसे ताकतवर पपेट बनाने चली थी, उसने पल भर में ट्रीना के सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल के परखच्चे उड़ा दिए। जैसे ही वो जादुई घेरा बैरियर टूटता है, आंग वापस उसी पोजीशन में आ जाता है जहां वो ट्रीना के उसे छूने से पहले था। आंग के लिए उस डार्क वर्ल्ड में बिताया गया वक्त एक लंबी सदी जैसा था, लेकिन असल दुनिया में अभी सिर्फ 1 सेकंड ही बीता था। सुइनो और शीतल एकदम घबरा जाते हैं। सुइनो पूछता है, आंग क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? असल में उन लोगों ने नोटिस किया कि अचानक 1 सेकंड के लिए आंग की एनर्जी आसमान छूने लगी थी और वो पागलों की तरह पीछे मुड़कर देख रहा था। आंग जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहां ट्रीना का नामो निशान नहीं था। उसकी बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। बस हवा में उसके स्पेल की एक बहुत ही हल्की सी महक और ऑरा बचा था।
सबसे अजीब बात तो ये थी कि क्योंकि आंग की रूह उस वक्त कैद थी, उसे खुद याद नहीं था कि पिछले कुछ पलों में उसके साथ क्या हुआ या उसने किसका चेहरा देखा। उसे बस एक झटका महसूस हुआ था। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग जानते थे कि आंग के दिमाग के अंदर क्या खौफनाक मंजर गुजरा है। एक वो शातिर ट्रीना और दूसरा खुद क्रिम्सन डेमन किंग। आंग का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया है। उसे पक्का यकीन था कि उसने अपने पीछे किसी को महसूस किया है, पर अब वहां सन्नाटा था। वो खुद से सवाल करता है, क्या ये सिर्फ मेरा वहम था या मैं जरूरत से ज्यादा अलर्ट हो रहा हूं? लेकिन भाई वो इस बात को झुठला नहीं पा रहा था कि उसने ट्रीना को अपनी आंखों से देखा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई इतनी तेजी से बस 1 सेकंड के अंदर वहां से गायब कैसे हो सकता है। ऊपर से वहां मौजूद वो हल्का सा ऑरा जो आंग की अपनी पावर से मिलता जुलता था, इस बात का सबूत था कि वहां कोई तो था। आंग फिलहाल के लिए इस बात को दबा देता है और अपने साथियों से कहता है, चलो अब हमें वापस होटल चलना चाहिए। वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस पीछे कुछ महसूस हुआ था जो अब जा चुका है। लेकिन अंदर ही अंदर आंग बहुत सीरियस हो चुका था। वो जानता था कि वो हाई लेवल वॉरियर जो उसे प्लाजा में मिली थी, उसका यूं अचानक उसके पीछे आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि वो उसे जानता तक नहीं था, तो फिर वो उसे निशाना क्यों बनाएगी? यहीं पर उसकी राइट आई उसे गवाही दे रही थी कि जो उसने देखा वो कोई इल्यूजन नहीं बल्कि हकीकत थी। आंग अब समझ गया था कि इस शहर में उन्हें सिर्फ हिलमाऊ यानी मॉन्स्टर्स से ही खतरा नहीं है, बल्कि इंसानी शक्ल में छिपे ताकतवर दुश्मन भी उनके पीछे पड़ चुके हैं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब से उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। आंग और उसके साथी मेले की उन यादों को पीछे छोड़ते हुए अपने होटल की तरफ चल देते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो दूसरी तरफ हो रहा था। एक बिल्डिंग के पीछे छिपी हुई ट्रीना की हालत इतनी खराब थी कि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे पत्थर बन चुका था। सालों बाद आज उसे अपनी लाइफ की सबसे करारी और खौफनाक हार का सामना करना पड़ा था। ट्रीना कांपते हुए सोचती है, वो चीज क्या थी? वो कोई इंसानी स्पेल या जादुई ताकत तो बिल्कुल नहीं थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि आंग के शरीर के अंदर कोई प्राचीन महाराक्षस सोया हुआ है। उस राक्षस ने बस एक हाथ हिलाया और ट्रीना का सबसे मजबूत इल्यूजन कांच की तरह चकनाचूर हो गया। ट्रीना मन ही मन खुद को खुशनसीब मान रही थी कि वो सही वक्त पर वहां से भाग निकली। उसे पता था कि अगर उस हिलमाओ यानी मॉन्स्टर का हमला उसकी असली रूह को छू जाता तो आज उसका नामो निशान मिट चुका होता। तभी ट्रीना का ध्यान भटकता है क्योंकि उस दुकान का मालिक वहां आ जाता है जहां वो छिपी हुई थी। दुकान का मालिक उसे अजीब नजरों से देखता है क्योंकि उसने पहले कभी इस सुंदर पर डरी हुई लड़की को वहां नहीं देखा था। वो हैरान था कि ये लड़की रात के अंधेरे में उसकी दुकान के पीछे क्या कर रही है। दुकानदार उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है और पूछता है, बेटा क्या कोई परेशानी है? तुम यहाँ इस अंधेरे में क्या कर रही हो? उसे लगता है कि शायद फेस्टिवल की भीड़-भाड़ की वजह से लड़की को कोई दिक्कत हुई होगी। पर भाई यहाँ ट्रीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बुरी तरह चिड़ी हुई थी क्योंकि वो इस वक्त वहां से हिल भी नहीं सकती थी। उसे डर था कि अगर वो बाहर निकली तो आंग की तेज नजरें उसे फौरन पहचान लेंगी। अभी ट्रीना का ऑरा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, यानी उसकी पावर अभी बहुत कमजोर थी और वो फाइट करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वो अपना दिमाग चलाती है और उस बूढ़े दुकानदार पर एक छोटा सा इल्यूजन यानी भ्रम डाल देती है। वो बूढ़ा आदमी पल भर में ट्रीना के जादू में फंस जाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। जब ट्रीना खड़ी होने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से गाली निकलने वाली होती है। उसे पता चलता है कि उसकी सबसे खास पैसिव स्किल प्रेजेंस इरेजर, जिससे वो अपनी मौजूदगी पूरी तरह गायब कर सकती थी, वो काम ही नहीं कर रही थी। ये इतनी पावरफुल एबिलिटी थी कि खुद नया राजा भी उसे नहीं ढूंढ पाता था। पर आज डर की वजह से ट्रीना का फोकस इतना बिगड़ गया कि एक मामूली इंसान ने भी उसे देख लिया। ट्रीना सारा दोष उस क्रिम्सन डेमन किंग पर मर देती है। वो गुस्से में कहती है, सब उस लाल शैतान की वजह से हुआ है। अगर वो उस लड़के के दिमाग में नहीं होता तो आज आंग मेरा गुलाम बन चुका होता और मेरी ये हालत नहीं होती। ट्रीना के दिमाग में अभी भी वही खौफनाक मंजर घूम रहा था। वो सोच रही थी कि अगर वो लाल राक्षस बीच में ना आता तो अब तक आंग की बॉडी और उसके सारे राज ट्रीना की मुट्ठी में होते। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे पावरफुल डेथ पपेट आर्ट को किसी ने खिलौने की तरह तोड़ दिया। लेकिन भाई ट्रीना का ईगो बहुत बड़ा है। वो हार मानकर घर बैठने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो दोबारा हमला करेगी, लेकिन इस बार वो अपनी साख दांव पर लगा चुकी थी। वो मन ही मन कसम खाती है कि अगली बार वो आंग को हिलने तक का मौका नहीं देगी। पर फिर उसे उस डेमन किंग का ख्याल आता है और वो समझ जाती है कि जब तक वो उस अंदरूनी राक्षस को खत्म करने का तरीका नहीं ढूंढ लेती, आंग पर सीधा हमला करना मौत को दावत देने जैसा है। अब ट्रीना अपनी चाल बदल देती है। वो सोचती है कि आंग अब अलर्ट हो चुका है, इसलिए उसे सीधे निशाना बनाना बेवकूफ़ी होगी। उसकी नज़रें अब आंग के साथियों पर जाकर टिकती हैं।
वो एक कुटिल मुस्कान के साथ अपना नया टारगेट चुनती है, और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि शीतल थी। ट्रीना का मानना था कि चूंकि शीतल कागजों पर इस ग्रुप की लीडर है, इसलिए अगर वो शीतल के दिमाग पर कब्जा कर ले तो बाकी तीनों को कंट्रोल करना या उन्हें आपस में लड़वाना बहुत आसान हो जाएगा। वो शीतल को अपना पपेट बनाकर आंग के ग्रुप को अंदर से खोखला करने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो आंग और उसकी टीम इन सब खतरों से बेखबर अभी भी फेस्टिवल की खुशियों और शहर की रौनक का मजा ले रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि ट्रीना अब शीतल की रूह के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। हम देखते हैं कि हमारी टीम बेफिक्र होकर फेस्टिवल का मजा ले रही है। उन्होंने ढेर सारे लजीज स्ट्रीट फूड्स चखे, और सूजू ने तो एक बहुत ही कूल सा मास्क भी खरीद लिया। वो बड़े मजे से बाकी तीनों से पूछता है, क्यों भाई, ये मास्क पहनकर क्या मैं कोई क्लाउन लग रहा हूं? हालांकि उसने इसके लिए काफी पैसे खर्च किए थे, पर मास्क इतना शानदार था कि वो बहुत खुश था। लेकिन भाई, इन खुशियों के पीछे साए की तरह ट्रीना उनका पीछा कर रही थी। इस बार उसने अपनी रणनीति बदल ली थी। उसका निशाना अब आंग नहीं बल्कि शीतल थी। ट्रीना को लग रहा था कि शीतल को काबू करना आंग के मुकाबले बहुत आसान है, इसलिए वो काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। ट्रीना अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने फौरन अपने कोर की पावर का इस्तेमाल किया और दोबारा अपना खौफनाक स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। इस बार वो आंग से काफी दूर छिपकर बैठी थी। उसे यकीन था कि इतनी दूर से आंग की राइट आई उसे नहीं पकड़ पाएगी। और हैरानी की बात यह है कि उसका ये दाव काम कर गया। आंग समेत चारों में से किसी को भी ट्रीना के इल्यूजन का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उनके चारों तरफ फिर से वही रहस्यमय बैरियर बन गया, और एक बार फिर उनके दिमाग के लिए वक्त जैसे थम सा गया। ट्रीना मन ही मन मुस्कुराई। इतनी दूर से तो वो लाल राक्षस भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। पर एक दिक्कत थी। इतनी लंबी दूरी से स्पेल को बनाए रखने के लिए ट्रीना की बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी। ये तरीका उसके लिए काफी थका देने वाला था, लेकिन शीतल को अपना पपेट बनाने के लिए वो ये रिस्क लेने को तैयार थी। ट्रीना अपनी भारी एनर्जी खर्च होने की परवाह नहीं कर रही थी। उसका बस एक ही मकसद था, शीतल की बॉडी पर कब्जा करना। वो सोच रही थी कि एक बार शीतल मेरे कंट्रोल में आ गई तो मैं उसी के हाथों उस लड़के आंग को खत्म करवा दूंगी। तभी एक झटके में शीतल अपनी जगह पर जम जाती है। बेचारी को पता भी नहीं चलता कि वो ट्रीना के जाल में फंस चुकी है। यही तो इस डेथ पपेट स्पेल की खासियत है। शिकार को खबर तक नहीं होती कि कब उसकी रूह कैद कर ली गई। देखते ही देखते शीतल के शरीर के चारों तरफ काली जंजीरें निकलने लगती हैं और वो पूरी तरह बेबस हो जाती है। ट्रीना का प्लान बहुत ही घटिया और खतरनाक था। वो सोचती है कि शीतल इस ग्रुप की लीडर है, इसलिए वो शीतल का इस्तेमाल करके टीम के बाकी मेंबर्स का भरोसा तोड़ देगी। उसे पता था कि अगर एक बार इनके बीच की एकता और भरोसा टूट गया तो उनकी मेंटल डिफेंस कमजोर हो जाएगी और फिर वो आसानी से सबको अपना गुलाम बना सकेगी। तभी ट्रीना के हाथ में शीतल की रूह की चाबी प्रकट होती है। ट्रीना नोटिस करती है कि ये चाबी आंग की चाबी से छोटी है, पर फिर भी एक नॉर्मल वॉरियर के मुकाबले काफी बड़ी और ताकतवर है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, भले ही ये उस लड़के जितनी जीनियस ना हो, पर इसका टैलेंट भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ट्रीना की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शीतल की यादों के जरिए उसे इस ग्रुप के सारे बड़े राज पता चल जाएंगे। वो पूरी ताकत से उस चाबी को शीतल की रूह के ताले की तरफ फेंकती है और चिल्लाती है, खुल जा। ट्रीना को पूरा यकीन था कि अब शीतल उसकी पपेट बन जाएगी और फिर बाकी साथियों को काबू करना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। जैसे ही चाबी शीतल के रूह के ताले में घुसती है, ट्रीना को कोई रुकावट महसूस नहीं होती। आंग के दिमाग की तरह यहां कोई लाल राक्षस सामने नहीं आता। शीतल का दिमाग खुलने लगता है और ट्रीना खुशी के मारे पागल हो जाती है। वो जोर जोर से हंसते हुए खुद की तारीफ करती है, आखिरकार मैंने कहा था ना कि मैं दोबारा फेल नहीं होंगी। मैं न्यू 6 हीरोज की लीडर हूं, मुझे हराना नामुमकिन है। लेकिन भाई, ट्रीना की ये खुशी बस चंद पलों की थी। अचानक उसे अपने पीछे एक इतना भयानक ऑरा महसूस होता है कि उसकी हंसी उसके गले में ही अटक जाती है। उसका बनाया हुआ सारा इल्यूजन कांच की तरह बिखर जाता है। ट्रीना खुद को शीतल के दिमाग में नहीं बल्कि एक अनंत और रहस्यमयी ब्लैक स्पेस में पाती है। तभी एक डार्क पोर्टल खुलता है और उसमें से प्रकट होती हैं ब्लैक डेमन क्वीन। डेमन क्वीन की डरावनी हंसी पूरे स्पेस में गूंज उठती है। वो कहती है, वाह क्या बात है, आजकल के इंसानों में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरी पेट पर हमला करने की जुर्रत कर रहे हैं। असल में ब्लैक डेमन क्वीन ने क्रिम्सन डेमन किंग से वादा किया था कि वो आंग और शीतल के मामलों में दखल नहीं देगी, लेकिन जब उसने देखा कि शीतल की रूह खतरे में है तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो ट्रीना की तरफ देखकर ठहाका मारती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तू जैसी कमजोर औरत ने इस 3rd क्लास मेंटल स्किल से मेरी सबसे कीमती चीज को चुराने की कोशिश की, तेरी ये जुर्रत। ट्रीना की हालत अब उस चूहे जैसी थी जो शेरनी के पिंजरे में फंस गया हो।
ब्लैक डेमन क्वीन शीतल के बेजान और जमे हुए शरीर की तरफ देखती है और ठंडी आह भरते हुए कहती है, ये लड़की भी ना हमेशा खुद को मुसीबत में डाल लेती है। जब भी देखो मुझे इसकी फिक्र करने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। डेमन क्वीन की नज़र शीतल के सीने पर धसी उस विशाल चाबी पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि ट्रीना शीतल की यादों और उसकी असलियत को खंगालना चाहती है। पर भाई ब्लैक डेमन क्वीन ये रिस्क कभी नहीं ले सकती थी। अगर दुनिया को या बाकी डेमन किंग्स को ये पता चल गया कि वो दोनों क्रिम्सन डेमन किंग्स के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो नर्क में तबाही मच जाएगी। वो बिना किसी देरी के उस चाबी को पकड़ती है और एक झटके में शीतल के सीने से बाहर खींच लेती है। ट्रीना ने जिन हाई लेवल जंजीरों से शीतल को जकड़ा था, वो डेमन क्वीन के छूते ही ऐसे टूट गईं जैसे वो लोहे की नहीं बल्कि कच्चे धागे की बनी हो। डेमन क्वीन बड़े ही रौब से कहती है, जब तक शीतल अपना असली मिशन पूरा नहीं कर लेती, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। और किसी ऐरी गैरी औरत का गुलाम बनना तो दूर की बात है, क्योंकि इसके अंदर मेरी आधी शक्तियां बसी हुई हैं। फिर वो झुककर शीतल के चेहरे को गौर से देखती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ममता और गर्व के भाव आते हैं। वो मुस्कुराकर बुदबुदाती है, तुम अब वो कमजोर बच्ची नहीं रही जिसे मैंने पहली बार देखा था। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो गई हो शीतल। ब्लैक डेमन क्वीन शीतल को देखते हुए कहती है कि उसने अपनी शक्तियों का एक हिस्सा शीतल के अंदर इसलिए डाला है ताकि वो एक इंसान की सीमाओं को पार कर सके। पर भाई ये सब कोई दान पुण्य नहीं था। असली मकसद तो ये है कि शीतल हर हाल में क्रिम्सन डेमन किंग जो आंग के अंदर है की हिफाजत करे। ब्लैक डेमन क्वीन कहती है, क्रिम्सन डेमन किंग अब आंग के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने के बहुत करीब है और मैं नहीं चाहती कि ट्रीना जैसी कोई मामूली कीड़ी हमारे बरसों के प्लान को चौपट कर दे। फिर वो अपनी खौफनाक नजरों से ट्रीना की रूह की तरफ देखती है। ट्रीना जो डर के मारे अभी भी बुत बनी खड़ी थी, उसे एहसास भी नहीं था कि उसने सीधे मौत के मुंह में हाथ डाल दिया है। डेमन क्वीन गुस्से में कहती है, तूने मेरी पेट के दिमाग में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। डेमन क्वीन अपना हाथ उठाती है और उसकी हथेलियों से काली आग जैसी एक विनाशकारी ऊर्जा निकलने लगती है। वो ट्रीना को एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिसे उसकी रूह जन्मों तक याद रखे। क्योंकि उस जादुई दुनिया में वक्त थमा हुआ था, ट्रीना के पास बचने या भागने का कोई रास्ता नहीं था। डेमन क्वीन अपनी पूरी ताकत से वो हमला सीधे ट्रीना के सिर पर दाग देती है। एक जोरदार धमाका होता है और ट्रीना की रूह उस डार्क एनर्जी के चपेट में आ जाती है। ट्रीना को तो पता भी नहीं चला कि दुनिया के सबसे ताकतवर शैतानों में से एक ने उस पर हमला कर दिया है। ब्लैक डेमन क्वीन का वो हमला इतना सटीक और घातक था कि ट्रीना की रूह की पूरी एनर्जी एक पल में निचुड़ गई और वो धीरे धीरे शीतल के दिमाग से गायब होने लगी। भाई ये हमला ठीक वैसा ही था जैसा क्रिम्सन डेमन किंग ने आंग के दिमाग में किया था। बस फर्क इतना था कि आंग के मामले में ट्रीना ने हमला होते देखा था, पर यहां तो उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। ब्लैक डेमन क्वीन शीतल के बेजान शरीर को देखती है और बड़े सुकून से कहती है, जाओ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। अब वो औरत तुम्हें दोबारा परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और शीतल के माथे पर प्यार भरा चुंबन देती है। वो शीतल के कान में फुसफुसाती है, अपना मिशन याद रखना, तुम्हें हर हाल में क्रिम्सन डेमन किंग जो आंग के अंदर है कि शरीर की रक्षा करनी है। मैं अपनी गुफा से सिर्फ इसलिए बाहर आई हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो, जब तक कि डेमन किंग का ये छिपने का खेल यानी इन्वेजन पूरा नहीं हो जाता। ब्लैक डेमन क्वीन को महसूस होता है कि शीतल के दिल में आंग के लिए बहुत गहरी चिंता और प्यार है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी दिल की ये धड़कनें बता रही हैं कि तुम्हारा और आंग का रिश्ता कितना गहरा है। तुम उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हो और इसीलिए तुम मेरी सबसे खास मुहरा हो। ब्लैक डेमन क्वीन शीतल और आंग के इस गहरे रिश्ते को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसे पूरा भरोसा हो गया है कि क्रिम्सन डेमन किंग और उसका जो महा प्लान है उसका नतीजा अब बहुत शानदार होने वाला है। वो जाते जाते कहती है, आंग हमारे प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है और जब तक वो अपना रोल पूरा नहीं कर लेता उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पर साथ ही वो शीतल को मन ही मन चेतावनी भी देती है कि उसे जरूरत से ज्यादा निडर होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये दोनों काफी पावरफुल नहीं हो जाते, तब तक इनका डेमन किंग्स के असली इलाके में कदम रखना मौत को दावत देने जैसा होगा। इतना कहकर ब्लैक डेमन क्वीन का साया वहां से पूरी तरह ओझल हो जाता है। उसके जाते ही शीतल के चारों तरफ से वो अंधेरा छटने लगता है। चूंकि ट्रीना का डेथ पपेट स्पेल ब्लैक डेमन क्वीन के हमले से बुरी तरह टूट चुका था, इसलिए वक्त का पहिया शीतल के लिए फिर से घूमने लगता है। जैसे ही शीतल को होश आता है, वो बुरी तरह चौंक जाती है। उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे वो कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रही है। उसके दिमाग को लग रहा था कि काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन उसकी आंखों के सामने का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1 सेकंड पहले था। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और खुद से पूछती है, क्या हुआ मुझे? क्या मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है?
शीतल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी उसकी रूह के अंदर एक बहुत बड़ी जंग हुई है और एक डेमन क्वीन ने उसकी जान बचाई है। आंग की तेज नजरें शीतल के चेहरे पर आई उस अजीब सी घबराहट को ताड़ लेती हैं। वो फौरन पूछता है, शीतल क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शीतल अपना सर पकड़ते हुए धीरे से कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस अचानक ऐसा लगा जैसे मैं कुछ बहुत जरूरी चीज भूल गई हूं। पर अजीब बात यह है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी स्नो अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बीच में आती है और कहती है, अरे बाबा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर टेंशन क्यों लेना, चलो जल्दी, अभी तो मेले में बहुत सारे गेम्स और मजा बाकी है, हमें इस वक्त को पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। सुजू भी उसका साथ देता है और आंग और शीतल को जल्दी चलने के लिए कहता है, क्योंकि रात अभी जवान है और बहुत कुछ देखना बाकी है। आंग मुस्कुराते हुए शीतल का हौसला बढ़ाता है, सही कह रहे हैं ये लोग, चलो शीतल, शायद ये हमारा आखिरी बड़ा सेलिब्रेशन हो, क्योंकि इसके बाद हमें फिर से खतरों और लड़ाइयों का सामना करना है। ये सुनकर शीतल के चेहरे से चिंता के बादल छट जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए उनके साथ चल देती है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रीना की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वो अभी भी वहीं खड़ी थी, उसका डेथ पपेट स्पेल अभी भी एक्टिवेटेड सा लग रहा था, पर उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। एक पल पहले वो शीतल के दिमाग को खोल रही थी और अगले ही पल वो वहां से ऐसे बाहर फेंक दी गई जैसे वो कोई कचरा हो। ट्रीना को एहसास हो गया था कि शीतल के दिमाग के अंदर किसी ऐसी चीज से उसका सामना हुआ है जिसने उसे हिलाकर रख दिया है। ट्रीना के लिए मुश्किलें अब हकीकत बन चुकी हैं। अभी तक तो वो एक भ्रम के पीछे छिपी हुई थी और मेले में आते जाते लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी ब्लैक डीमन क्वीन के उस जानलेवा हमले का असली असर शुरू होता है। अचानक ट्रीना को अपनी रूह के अंदर एक ऐसा असहनीय दर्द महसूस होता है जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभोई जा रही हों। यह दर्द इतना तगड़ा था कि उसका अपनी कोर एनर्जी पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि उसका प्रेजेंस इरेजर और इल्यूजन स्पेल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब वो भीड़ के बीचों बीच खड़ी सबको साफ नजर आने लगी। वहां मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए। एक आदमी उसके पास आया और पूछने लगा, अरे सुंदरी, तुम सड़क के बीचों बीच इस तरह बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो? लोग उसकी खूबसूरती और उसके योद्धा वाले लिबास को देखकर दंग थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ट्रीना खुद भी सदमे में थी कि वो लोगों को कैसे दिखने लगी, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उसकी कानों से खून की धार बहने लगी। ब्लैक डीमन क्वीन का वार सीधे उसकी रूह पर हुआ था। ट्रीना को जोरदार खांसी आती है और उसके मुंह से खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो बार बार उठने की कोशिश करती है, पर उसकी रूह इतनी जख्मी हो चुकी थी कि वो अपनी कोर एनर्जी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वो वहीं तड़पने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने शीतल को हाथ लगाकर अपनी मौत को दावत दे दी है। जैसे ही ट्रीना के शरीर से खून की धार निकलने लगती है, मदद करने के बजाय लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। किसी को लगा कि इसे कोई छूत की बीमारी है, तो किसी को लगा कि ये कोई शापित औरत है। ट्रीना जमीन पर तड़पते हुए अपने मुंह को हाथ से दबाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वो एक डायरेक्ट मेंटल अटैक था। भले ही उस वक्त उसके लिए समय रुक गया था, लेकिन उसकी धुंधली यादों में उसे शीतल के अंदर से निकलती उस काली साय वाली रानी का चेहरा याद आ रहा था। वो सोचकर कांप रही थी कि आखिर वो चीज क्या थी जिसने रूह के अंदर घुसकर उस पर वार किया। तभी अचानक ट्रीना का शरीर एक तेज रोशनी से चमकने लगता है। दरअसल दूर बैठे उसके साथियों ने उसकी इस हालत को देख लिया था और उसे वहां से निकालने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक पल में ट्रीना का लहूलुहान शरीर वहां से गायब हो गया। मेले में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। अभी अभी वहां एक मरती हुई लड़की थी और अगले ही पल वो गायब हो गई। लोगों में हड़कंप मच गया और कुछ लोग चिल्लाने लगे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक हिलमाऊ है। कट टू एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर, जहां ट्रीना के बाकी 3 साथी उसे टेलीपोर्ट करके ले आए थे। ट्रीना की हालत देखकर उन सब के पसीने छूट रहे थे। वो ना तो हिल पा रही थी और ना ही बात कर पा रही थी। उसकी रूह पर हुए घाव इतने गहरे थे कि उसकी पूरी बॉडी लकवाग्रस्त हो चुकी थी। ट्रीना को बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि 6 हीरोज का ही एक मेंबर था, जिसके पास ब्लैक डेमन क्वीन जैसी ही रहस्यमयी काली शक्तियां थी। जैसे ही वे ट्रीना के जख्मी शरीर को संभालते हैं, वे दंग रह जाते हैं। वे पूछते हैं, ट्रीना, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? तुम्हारा डेथ पपेट स्पेल तो कभी फेल नहीं होता था, फिर ये किसने किया? ट्रीना दर्द से कराहते हुए जवाब देती है, मुझ पर, मेरी रूह पर एक बहुत ही भयानक मेंटल अटैक हुआ है। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसका मेंटल कोर बुरी तरह चकनाचूर हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सिर के कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर रहा हो। उसे तुरंत मेंटल रेस्टोरेशन यानी मानसिक सुधार शुरू करना था, वरना उसकी जान जा सकती थी। ट्रीना अब एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंच चुकी थी। वो कांपते हुए सोचती है, आंग और शीतल ये कोई मामूली इंसान नहीं है।
इनके शरीर के अंदर डिवाइन डेमन यानी महाशैतान बसते हैं जो इनकी रक्षा कर रहे हैं। उसे अब एहसास हो गया था कि इन चारों को मारना तो दूर, इन्हें छूना भी नामुमकिन है। वो अपने साथियों को ये तक नहीं बता पा रही थी कि खतरा कितना बड़ा है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर कौन है ये चारों और ये इस शहर में क्या करने आए हैं? ट्रीना के खौफनाक हमलों से बेखबर हमारी टीम अपनी मस्ती में चूर है। होटल वापस जाने से पहले सूजू ने अपने नए कैमरे से ढेर सारी फोटोज खींची। चूंकि ट्रीना का आंग और शीतल पर किया गया हमला बुरी तरह फेल हो गया था, इसलिए इन चारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी मौत के साए से बचकर निकले हैं। अभी तो ये चारों बस अपनी सैर का मजा ले रहे थे, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें इस शहर से निकलना था। सूजू अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। उसने शीतल को जोर से गले लगा लिया और चहकते हुए बोला, शीतल, तुम वाकई खूबसूरती और अच्छाई की देवी हो। इस नए कैमरे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सूजू के लिए ये कैमरा उसके पुराने वाले से कहीं ज्यादा बेहतर था और उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। शीतल उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा उठी और प्यार से सूजू का सिर सहलाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह तोहफा पसंद आया। अब तुम इससे और भी कमाल की फोटोज ले पाओगे। फिर शीतल ने आंग और बाकी सबको याद दिलाया कि होटल अब बस करीब ही है। उसने पूछा, क्या किसी को अभी भी कुछ खरीदना है? क्योंकि अगर है तो अभी ले लो। पर भाई, इन लोगों ने पहले ही इतनी शॉपिंग कर ली थी कि अब किसी के पास और कुछ खरीदने की जगह ही नहीं बची थी। चारों अब चैन से अपने होटल की तरफ कदम बढ़ाने लगे। हमारी टीम आंग, शीतल, स्नो और सुजू भरपूर मजा करने और ढेर सारी शॉपिंग के बाद अब सुकून से सोने के इरादे से होटल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि होटल के एंट्रेंस पर उनके लिए आराम नहीं बल्कि एक हंगामा इंतजार कर रहा था। होटल के सामने भारी भीड़ जमा थी और वहां कई हथियारबंद योद्धाओं ने घेरा डाल रखा था। तभी भीड़ को चीरती हुई एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई देती है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही कैप्टन बक था। कैप्टन बक अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पाया था। उसे शीतल को हासिल करने का जुनून सवार था। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को हुक्म दिया, उन चारों को घसीटकर बाहर लाओ। वो गुस्से में फुसफुसा रहा था कि पिछली बार वो सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि वो तैयार नहीं था और शायद उसके कोर में कोई खराबी थी, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपना नया गियर और एक शक्तिशाली नया कोर पहन रखा था। वो मन ही मन सोच रहा था, उस लड़के ने मुझे सबके सामने जलील किया था, अब मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। आसपास खड़े लोग बुदबुदाने लगे, अरे यार, ये कैप्टन बक फिर से हंगामा कर रहा है। इस बार कौन सा बेचारा इसकी सनक का शिकार बनने वाला है? लोग जानते थे कि ये नीच इंसान किसी नई लड़की को फंसाने के चक्कर में है। आखिर शहर के कानून इसे कुछ कहते क्यों नहीं? वजह ये थी कि पास्ट में इसने मॉन्स्टर्स हलीमाओं के खिलाफ कुछ जंग जीती थी, जिसकी आड़ में ये अपनी सारी गुंडागर्दी छिपा लेता था। होटल का मालिक थर-थर कांपता हुआ बाहर आता है और हाथ जोड़कर पूछता है, कैप्टन बक, क्या खता हो गई हमसे? क्या मेरी सर्विस में कोई कमी रह गई जो आप अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ आ धमके? वो मिन्नतें करता है कि कैप्टन यहाँ दंगा ना करे क्योंकि होटल मेहमानों से भरा हुआ है। लेकिन भाई, कैप्टन बक तो अहंकार के नशे में चूर था। उसने मालिक को बीच में ही टोकते हुए दहाड़ लगाई, अपनी ये बकवास बंद कर और चुपचाप मेरी बात सुन। मुझे तेरी फालतू की दलीलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मालिक को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो उन बदतमीज लड़कों को अभी के अभी मेरे हवाले कर दे जिन्होंने आज मेरा रास्ता रोका था, या फिर तैयार हो जा। अगर तूने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो मैं तेरे इस आलीशान होटल का हुलिया ऐसा बिगाड़ दूंगा कि शहर वाले इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। बेचारा होटल मालिक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, कैप्टन शांत हो जाइए, वो बच्चे अभी होटल में नहीं हैं। वो तो आतिशबाजी देखने शहर के बीचों बीच गए हुए हैं। अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी बक का एक चेला उसके कान में फुसफुसाता है, कैप्टन उधर देखिए, हमारा शिकार खुद चलकर आ रहा है। जैसे ही बक अपनी गर्दन घुमाता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। होटल की तरफ हमारे चारों हीरो एंग, सूजू, शीतल और स्नो बड़े आराम से बातें करते हुए चले आ रहे थे। उन्हें हंसता मुस्कुराता देख बक का खून खौल उठा। अच्छा, मुझे बेइज्जत करके ये लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शीतल और स्नो पर पड़ती है, उसकी नफरत फिर से हवस में बदल जाती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज चाहे जो हो जाए, वो इन दोनों लड़कियों को उठाकर ही दम लेगा। उसने अपने नए गियर को कसते हुए एक शैतानी मुस्कान दी और अपने साथियों को हमला करने का इशारा करने ही वाला था। कैप्टन बक का पागलपन 7वें आसमान पर है। जैसे ही उसने एंग और उसकी टीम को देखा, उसने फौरन अपने सैनिकों को हुक्म दिया, घेरो इन्हें, एक भी बच कर न निकलने पाए। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ एंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, बड़ा अच्छा वक्त चुना है तुम लोगों ने वापस आने का। अब मेरा गुस्सा शांत होने का वक्त आ गया है। एंग और उसके साथी अचानक हुए इस घेराव को देखकर थोड़े हैरान रह जाते हैं। एंग तो इस आदमी को पहचान भी नहीं पाता और सोचने लगता है कि ये नमूना कौन है और हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है।
एंग को डराने के लिए कैप्टन बक अपनी पूरी ताकत से अपना ऑरा रिलीज करता है। अब उसने अपना नया कॉम्बैट सूट और हाई लेवल कोर पहन रखा था, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वो बड़े घमंड से चिल्लाता है, अपनी आंखें खोलकर देख लड़के, अब तू एक 5 फिन कोर वॉरियर के सामने खड़ा है। मैं सिल्वर मून डिवीजन का कैप्टन हूं और तूने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। बक गुस्से में पागल होकर कहता है कि पिछली बार वो सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसके पास उसका गियर नहीं था। तुम जैसे कचरा बच्चों ने मुझे छूने की जुर्रत की। अब जब मैं अपनी पूरी पावर में हूं तो क्या तेरी रूह कांप नहीं रही? क्या तू डर के मारे थरथर नहीं कांप रहा? वो आंग की तरफ देखते हुए बड़े घमंड से कहता है, तुम लोग यहां सिर्फ परदेसी हो। अगर मैं तुम्हें यहीं मार भी दूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई मुझसे सवाल पूछेगा। इसके बाद वो आंग को हुक्म देता है, अभी के अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठो और अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन भाई, यहां तो सीन ही कुछ और हो गया। हमारा हीरो वांग जो अपनी धुन में रहता है एकदम मासूमियत से पूछता है, सुनो भाई, पर तुम हो कौन और तुम हम पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आंग को सच में याद नहीं था कि ये वही नमूना है जिसे उसने थोड़ी देर पहले पीटा था। जैसे ही आंग ने ये कहा, आसपास खड़ी भीड़ ठहाके मार के हंसने लगी। कैप्टन बक, जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था, उसकी सबकी नजरों में धज्जियां उड़ गई। लोगों को हंसी इस बात पर आ रही थी कि बक यहां अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है और आंग को उसका चेहरा तक याद नहीं। इसका मतलब साफ था, आंग की नजर में बक एक मामूली मच्छर से बढ़कर कुछ नहीं था। अपनी दोबारा बेइज्जती होते देख बक गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया और वो आंग को खत्म करने के लिए झपटने ही वाला था कि तभी होटल का मालिक बीच में कूद पड़ा। मालिक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, कैप्टन बक, रुक जाइए, कृपया शांत हो जाइए, यहाँ हमला मत कीजिए। ये सिर्फ नासमझ बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। हम बैठकर बात कर सकते हैं, मामला सुलझा सकते हैं। मालिक अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कैप्टन बक इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। होटल का मालिक अपनी पूरी जान लड़ा रहा है ताकि खून खराबा रुक जाए। वो कैप्टन बक को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कहता है, कैप्टन, अगर आप इन बच्चों को छोड़ दें तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अपने होटल में फ्री सर्विस दूंगा और सबसे महंगी वाली वाइन भी पिलाऊंगा। असल में मालिक को पिछला वाकया याद था जब इस पागल कैप्टन ने उसके होटल में तोड़फोड़ की थी, जिसकी वजह से होटल बंद होने की कगार पर आ गया था। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसके होटल का डिजाइन बदल जाए। लेकिन भाई, बक तो अब शैतान बन चुका था। उसने मालिक को झटक कर दूर फेंक दिया। बक चिल्लाते हुए आंग से कहता है, तू पागल होने का नाटक बंद कर। क्या डर के मारे तेरी याददाश्त चली गई है? तुम ही वो 4 कमीने हो जो मुझे हॉट स्प्रिंग के बाहर मिले थे। मैं यहां अपना हिसाब बराबर करने आया हूं। जैसे ही बक ने हॉट स्प्रिंग का नाम लिया, शीतल और बाकी सबको याद आ गया कि अच्छा, ये तो वही बदतमीज आदमी है जिसने सुबह पंगा लिया था। लेकिन उनके चेहरों पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उनके लिए ये कैप्टन और उसके गुंडे किसी गली के शोर मचाने वाले कुत्तों जैसे थे। तभी हमारा हीरो वांग जोर से ठहाका मारता है। उसकी हंसी सुनकर पूरा इलाका सन्न रह जाता है। आंग मुस्कुराते हुए कहता है, हो तो तुम वो हो। मुझे लगा कोई बहुत जरूरी और ताकतवर आदमी मेरा रास्ता रोक के खड़ा है, पर तुम तो इस शहर के वही पुराने कचरे निकले। जैसे ही आंग ने उसे कचरा कहा, कैप्टन बक के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी नई कॉम्बैट सूट के अंदर उसका गुस्सा फटने को तैयार हो गया। आंग ने मुस्कुराते हुए बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कहा, ओ, अब मुझे याद आया कि मैं तुम्हें क्यों भूल गया था। दरअसल मेरा दिमाग कचरा जमा करने के लिए नहीं बना है और तुम बस वही हो, एक कचरा बसूरा। आंग ने आगे तंज कसते हुए कहा, तुम वही मीनियाक हो ना जो सुबह लड़कियों के सामने अपनी शेखी बगार रहे थे? मुझे लगा था कि जब मैंने तुम्हें जमीन चटाई है तब तुमने कोई सबक सीखा होगा, पर तुम तो बेशर्मी की हद पार कर चुके हो। आंग धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है, तुम जैसे लोग वॉरियर कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें शहर के कानून और मर्यादा की कोई समझ नहीं है। आंग के मुंह से कचरा और वॉरियर कहलाने के लायक नहीं जैसी बातें सुनकर कैप्टन बक का दिमाग फट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने दहाड़ते हुए अपनी पूरी कोर पावर को एक्टिवेट किया और आंग पर एक विनाशकारी हमला बोल दिया। बक के मन में एक ही बात चल रही थी, इस बार मेरे पास सॉलिड कॉम्बैट सूट है और नया कोर है, जबकि इस लड़के के पास ना कोई सूट है ना ही कोई दिखाई देने वाला कोर। ये मुझसे जीत ही नहीं सकता। आसपास खड़ी भीड़ और होटल का मालिक डर के मारे कांपने लगे। मालिक को अपनी आंखों के सामने आंग की मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी को कैप्टन बक के इस खतरनाक रूप से बचते हुए नहीं देखा था। सबको लग रहा था कि आंग ने कैप्टन को उकसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैप्टन बक का घातक हमला आंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन हमारे हीरो के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। यहां तक कि शीतल, स्नो और सूजू भी ऐसे खड़े थे जैसे उनके सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक मामूली चींटी रेंग रही हो। तभी पलक झपकते ही आंग ने अपना हाथ हवा में लहराया। उसकी फुर्ती इतनी बिजली जैसी थी कि किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया। आंग का जोरदार तमाचा सीधे बक के चेहरे पर जा लगा। धमाक! अगले ही पल कैप्टन बक आंग के सामने से गायब हो चुका था।
भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि बक का शरीर एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ता हुआ होटल की सबसे दूर वाली दीवार से जा टकराया। दीवार में एक जोरदार विस्फोट हुआ और ईंट पत्थर चारों तरफ बिखर गए। कैप्टन बक के साथी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भागकर देखा तो बक का शरीर दीवार के पास बने एक फाउंटेन यानी कि फव्वारे में औंधे मुंह गिरा पड़ा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अपना सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट गियर पहनने के बावजूद बक एक मामूली इंसान के एक ही वार से इस तरह ढेर हो सकता है। अपने एक ही पंच से कैप्टन बक का चेहरा बिगाड़ने के बाद आंग ने बड़े मजेदार अंदाज में कहा, ओह, लगता है इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। फिर उसने बक के साथियों की तरफ देखा और शांत आवाज में चेतावनी दी, सुनो, होटल की इस दीवार और फाउंटेन का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना तुम लोग ही भरोगे। आंग की ये बात सुनकर बक के सैनिकों को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वे गुस्से में चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे लीडर का ये हाल करने की, अब तू नहीं बचेगा। और वे सब एक साथ आंग पर टूट पड़े। लेकिन भाई, आंग के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने बिना किसी खास मेहनत के बस एक एक मुक्का जड़कर सबको हवा में उड़ा दिया। जब उनका 5 फिन लीडर ही आंग के सामने नहीं टिक पाया तो ये मामूली प्यादे भला क्या चीज थे। आंग ने तो अपनी पूरी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया था। आसपास खड़ी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इस शहर में पहली बार किसी ने कैप्टन बक और उसके गुंडों की इस तरह धुलाई की थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये लड़का आखिर है कौन? इसने तो पूरे डिवीजन को गाजर मूली की तरह काट दिया। मैदान साफ करने के बाद आंग बड़े आराम से पलटा और होटल के मालिक से मासूमियत से पूछा, वैसे वो जो आप हाई क्वालिटी वाइन की बात कर रहे थे, क्या वो अभी भी मिलेगी? होटल मालिक, जो अब तक डर के मारे कांप रहा था, आंग की ताकत देखकर गदगद हो गया। उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल मिलेगी सर, आप अंदर चलिए। इन कचरा योद्धाओं से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन वाइन अपनी तरफ से बिल्कुल मुफ्त पिलाऊंगा।